हेलो बच्चों, आपका हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 5 शुरू करा। ठीक है, जैसा कि पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे लेक्चर में हमने डिस्कवरी, सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया है। आज हम कोशिश करेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस और लाइव के बारे में पढ़ लें। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा? सेल ऑर्गन्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमारे सबसे पहले टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले सेल ऑर्गन्स, ठीक है। जैसा भी हमें पता है, एज वी नो, एज वी नो, ठीक है, नो दैट एवरी सेल हैज इट्स मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन का मतलब वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सभी सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो सेपरेट करता हूँ, ठीक है, विच सेपरेट उसके खुद के कंटेंट को its own content to the environment। मतलब जैसा कि हमने पहले पहले लेक्चरों में पढ़ चुका है कि सभी सेल के पास उसका खुद का मेम्ब्रेन होता है जो कि उसे सेपरेट करता है, मतलब सेल के कंटेंट को सेपरेट करेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। उसी प्रकार सभी सेल के पास, ठीक है, एवरी सेल, ठीक है, चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, या फिर सिंपल है, या फिर सिंपल सेल है, ठीक है, सभी से, ठीक है, कहाँ की मल्टी सेलुलर, फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म से with lot of chemical activity to support their complicated structure and function। ठीक है, तो उसी प्रकार सारे सेल जो, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे सेल हों, किसके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर उन्हें कई सारे केमिकल चाहिए होते हैं या फिर कई सारे केमिकल एक्टिविटी चाहिए होती है जो उसको सपोर्ट करे उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को। तो इस इस केमिकल एक्टिविटी को, अलग अलग प्रकार की केमिकल एक्टिविटी को अलग रखने के लिए सेल के अंदर कई सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर बने। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया? सेल ऑर्गेनल्स नाम दिया। मतलब to keep these chemical activities of different kind, ठीक है, separate to each other। The membrane bounded little structure which in themselves forms। तो क्या हुए, मतलब उन केमिकल, अलग अलग केमिकल एक्टिविटी को सेपरेट रखने के लिए एक मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर बने खुद सेल के अंदर।
उस मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर को, उन स्ट्रक्चर को, दिस लिटिल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्या कहा है हमने इसे, क्या कहा, सेल ऑर्गेनेल्स का नाम दिया, सेल ऑर्गेनेल्स का नाम दिया। से हमने क्या दिया, सेल ऑर्गेनेल्स का नाम दिया। जैसे कि हमें पता है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सेल हैं और सेल के अंदर कई सारे केमिकल एक्टिविटी होंगी जा जो कि वो अपने स्ट्रक्चर और इसके अपने फंक्शन को मेंटेन कर सके सेल को। तो उन कई अलग अलग प्रकार की केमिकल एक्टिविटीज़ और अलग अलग प्रकार की केमिकल एक्टिविटीज़ को अलग अलग रखने के लिए, उसको सेपरेट रखने के लिए, ना मिले ना जुले, ना खुद में केमिकल रिएक्शन करे, तो सेल के अंदर कुछ छोटे लिटिल स्ट्रक्चर के ट्यूब जो थे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बने। उन लिटिल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया, सेल ऑर्गेनल्स नाम दिया। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। वैसे कि अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो हमें पता है पहले से ही कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो होते हैं वो प्रेजेंट होते कहाँ पर, सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, इनसाइड सेल। ठीक है, ये या तो मेम्ब्रेनस हो सकते हैं, इट कैन बी मेम्ब्रेनस नेस, या फिर नॉन मेम्ब्रेनस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मेम्ब्रेनस की बात करें तो मेम्ब्रेनस में हम न्यूक्लियस कह सकते हैं और नॉन मेम्ब्रेनस में हम राइबोसोम का नाम ले सकते हैं। राइबोसोम को जैसे आपके एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है, लेकिन मेनली राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन में। ये थोड़ा सा आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो सेल ऑर्गेनिज्म हूँ, ठीक है, सेल ऑर्गेनिज्म जो है प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड डिवीजन ऑफ लेबर टू द, जैसे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स ने अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज को सिक्रीट किया या कराया, जिसके कारण एक सेल को कई सारे काम करने पड़ रहे थे। लेकिन एक सेल के अंदर जो हैं कई सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो अलग अलग काम करेंगे, तो डिवीजन ऑफ लेबर इसमें प्रोवाइड किसने कराया, सेल ऑर्गेनल्स ने कराया। ठीक है, और जैसे सम ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते हैं, उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और कुछ ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम क्रूशियल फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, सेल ऑर्गेनल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये कैरी आउट करते हैं सम क्रूशियल फंक्शन टू द सेल। जैसे सेल ऑर्गेनल्स के एक एग्जांपल ये भी है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो पूरे ऑर्गेनिज्म के निर्माण और उसकी प्रोटीन के लिए जरूरी होता है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, सेल ऑर्गेनल्स इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये क्रूशियल मतलब बहुत जरूरी फंक्शन ऑफ द सेल को कैरी करते हैं। ठीक, अगर हम सेल ऑर्गेनल का एग्जांपल से देखें
ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल आ जाएगा आपका न्यूक्लियस। दूसरे एग्जांपल में अगर हम लिखना चाहें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख सकते हैं, प्लाज्मिक मैटर। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरे एग्जांपल में गोल्गी अपरेटस। चौथे एग्जांपल में लाइजोसोम्स। पांचवें एग्जांपल में माइटोकॉन्ड्रिया। छठवें एग्जांपल में प्लास्टिड। आपके एनसीईआरटी बुक में इतना ही दिया है। ठीक है, अगर एक मैं सातवां जोड़ूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ राइबोसोम। अगर इसमें मैं बताना चाहूँ आपको कौन मेम्ब्रेनस है या नहीं है, तो ये हमारा जो है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस होता है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन होती है इसमें। ये इन सभी में जो है सिंगल लेयर होती है। ठीक है, सिंगल लेयर होती है। इन दोनों में जो है इसमें भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस होंगी। ठीक है, और इसमें जो है नॉन मेम्ब्रेनस होता है, मतलब इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। तो सेल ऑर्गेनल के एग्जांपल जो हैं न्यूक्लियस है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है और राइबोसोम है। न्यूक्लियस जो होता है और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स जो हैं ये तीनों केवल जो होती हैं डबल लेयर्ड होती हैं। जैसे अगर हम आपको यहाँ अलग से लिख के बता दें तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो हुए, ठीक है, ये जो होते हैं डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस होती हैं। और इसमें जो है हमारा राइबोसोम की बात कर लें तो राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेनस होता है। नॉन मेम्ब्रेनस होता है। और इसमें जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं। गोल्गी बॉडी कह सकते हैं इसको हम, गोल्गी अपरेटस को। ठीक है, गोल्गी अपरेटस को गोल्गी बॉडी कह सकते हैं और लाइसोसोम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लाइसोसोम। ये तीनों जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेनस होती है। तो हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जैसे लार्ज, जैसे ये लार्ज होता है, लार्ज नेटवर्क लाइक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। ठीक है, और शीट। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स होंगे या शीट्स होंगे। ये दिखते कैसे हैं, इट लुक्स लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड और वेसिकल्स। अगर हम वेसिकल्स की बात करें तो ये सिंपली बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस बाउंड ट्यूब्स और शीट की तरह दिखता है। और ये दिखता है हमें लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हो, चाहे राउंड आकार के, या वेसिकल्स मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर में दिखते हैं। अब अगर हम
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सिंपली E.ER में लिख सकते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ ER अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर विद सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ER की, वो सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर स्ट्रक्चर होती हैं। क्योंकि जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ ER है, मेम्ब्रेन ऑफ ER जो हो वो सिंगल लेयर होती है। अभी हमने ऊपर आपको बताया कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। मेम्ब्रेन ऑफ ER कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। इसीलिए जो है ये सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो ER है इसके पूरे स्ट्रक्चर को हमने दो प्रकार में बांटा है। ठीक है, दीज आर टू टाइप्स, दीज आर टू टाइप्स। पहला क्या होता है, RER होता है, और दूसरा क्या होता है, SER होता है। RER को हम लिख सकते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ को हम SER को लिख सकते हैं ना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, RE और SER। अगर जैसे हम ER के बाद बात करें तो ER जो होता है, ER इज वेरी नियर, मतलब कहाँ पाया जाएगा, ER इज लोकेटेड वेरी नियर टू द ER इज लोकेटेड वेरी नियर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बहुत करीब में होता है ER। सम टाइम जो होती है, कुछ कुछ समय नहीं, सम टाइम छोड़िए, मतलब सम पार्ट जो होती हैं, सम पार्ट ऑफ ER। जैसे अगर हम बात करें किसके बारे में बात कर रहे हैं, RER के बारे में बात कर रहे हैं। सम पार्ट ऑफ RER मतलब सम पार्ट ऑफ ER जो होती हैं इज अटैच्ड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जैसा कि अगर हम आपको बताएं तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें बड़े नेटवर्क और मेम्ब्रेनस बाउंड ट्यूब जैसा और सीड जैसा दिखाई देता है। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ ER जो होती है वो सिमिलर टू द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, क्योंकि मेम्ब्रेन ऑफ ER जो होता है वो सिंगल लेयर है। अगर हम आपको बताएं कि इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, ठीक है, रफ के ऊपर जो होते हैं राइबोसोम जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और इसके ऊपर जो होते हैं राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। स्मूथ के ऊपर अगर ER जो होती है, देखिए अगर मैं आपको बताऊं, राइबोसोम का सिंपली काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब प्रोटीन जो होते हैं हमारे RNA से बनता है, और RNA जो है वो DNA से बनता है। तो DNA सिंपली जो है, हमने पहले ही बताया था, DNA जो है जेनेटिक मटेरियल है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। DNA जो है अपने आप को RNA में कन्वर्ट कर, मतलब RNA में कन्वर्ट नहीं, अपने आप का एक डुप्लीकेट बनाएगा जो कि RNA के फॉर्म में होगा। और फिर RNA जो है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगी और वो रफ इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में जाएगी।
जब वो रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में जाएंगी तो उसके ऊपर अटैच जो राइबोसोम है वो उस आरएनए को डिकोड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन में, वो प्रोटीन उसमें कन्वर्ट करेंगे या फिर प्रोटीन बनाएंगे, आप समझ लीजिए। तो जो आर मतलब ईआर होता है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू होता है किसके, मतलब वेरी नियर टू द न्यूक्लियस होगा। और कौन सा पार्ट जो होता है आर का बहुत ज्यादा करीब होगा, वो जो हमारा मतलब आर होता है। मतलब ईआर का कौन सा, मतलब इंडोप्लाज्मिक का कौन सा पार्ट जो होगा वो करीब होगा, वो आर होगा, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम होते हैं जो न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर के बारे में। सबसे पहला पार्ट आर, ठीक है। इट लुक्स रफ, क्यों दिखाई देता है लुक रफ, इट लुक्स रफ बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड राइबोसोम कहते हैं, ठीक है, अटैच टू इट्स सरफेस। इसीलिए ये क्या दिखता है, रफ दिखता है, ठीक है। इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास जो है वो राइबोसोम पाया जाता है जो इसके सरफेस पे होगा, ठीक है। यहाँ पर राइबोसोम जो होता है, हियर राइबोसोम जो होती है एक्टिव होगी, राइबोसोम इज एक्टिव एंड क्या कराती हैं, एंड यूज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर राइबोसोम एक्टिव होती हैं और वो क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड मतलब बने हुए प्रोटीन, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर सेंड टू अदर सेल ऑर्गेनल्स डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन देयर नीड, ठीक है। यहाँ पर जो बनी हुई प्रोटीन होती हैं उनको भेजा जाता है अदर ऑर्गेनल्स में, उनके नीड मतलब डिपेंडिंग ऑन देयर, मतलब जो उनकी नीड है उसके ऊपर, मतलब जो प्रोटीन की नीड है या फिर प्रोटीन को किस में भेजा जाए। जैसे गोल्गी बॉडी में भेजा जाएगा तो प्रोसेस करके दूसरे आउटसाइड द सेल ट्रांसफर करेंगी, ठीक है। अगर हम बताएं आर हमें रफ दिखाई देता है जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। आर हमें क्यों रफ दिखाई देता है, क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच होता है। राइबोसोम यहाँ पर एक्टिव होता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है। जो बनी हुई प्रोटीन होती हैं वो भेजी जाती हैं कई कोई मतलब अदर ऑर्गेनल्स में डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स को, ठीक है। अगर हम एस की बारे में बात करें, सेकेंड स्ट्रक्चर जो है हमारा वो एस हूँ, ठीक है, एस हूँ। अगर हम एस की बात करें तो इसको हम स्मूथ कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर राइबोसोम जो है, राइबोसोम इज एब्सेंट होती हैं, इसी वजह से ये दैट्स वाई दैट्स वाई ये जो है स्मूथ होता है, इट्स स्मूथ, ठीक है, स्मूथ होता है। ये मदद करता है, इट हेल्प्स, ये तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कराती है एस अरे आर तो एस जो है हमारा किस में मदद करता है, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड्स में मदद करता है एंड
फैट में मदद करता हूँ। ठीक है, लिपिड्स एंड फैट में मदद करता है, लिपिड में और फैट में मदद करता है मैन्युफैक्चर में। और इसका क्या काम होता है? सम ऑफ दिस, ठीक है, मतलब एसईआर, सम ऑफ दिस मतलब एसईआर जो है प्रोटीन एंड लिपिड जो होती हैं हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये जो प्रोटीन और लिपिड बनती हैं आरईआर और एसईआर से, कुछ इसमें से कुछ जो प्रोटीन और लिपिड होती हैं वो मदद करती हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज मैं आपको बताऊं, ठीक ठीक है, तो इसका और एक फंक्शन मैं आपको बताऊं, ये मदद करता है, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में मदद करते हैं। तो ये सिंपली है, एसईआर हमें स्मूथ दिखाई देता है कि उसकी इसके ऊपर राइबोसोम नहीं आता है। ये मदद करता है लिपिड और फैट के फॉर्मेशन में। ये मदद करता है डिटॉक्सिफाइंग ऑफ ड्रग्स की मदद में, मतलब डिटॉक्सिफाइंग ऑफ ड्रग्स करता है लीवर में। लीवर के एसईआर जो होते हैं, ठीक है, लीवर के जो ऐसे एसईआर होते हैं वो मदद करते हैं। और ये जो प्रोटीन और लिपिड बनती हैं एसईआर और ईआर से, इसमें से कुछ मदद करती हैं सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन में। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रोटीन जो हो, प्रोटीन बनता है इससे, और हमारा लिपिड बनता है ईआर से, मतलब अलग अलग बनते हैं। जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो आर ई आर कराता है, और लिपिड जो है वो एस ई आर कराता है। ठीक है, प्रोटीन और जो है लिपिड का फॉर्मेशन अलग अलग होता है। प्रोटीन एस ई आर ई आर कराता है और लिपिड एस ई आर कराता है। ये तीनों मिलके क्या कराते हैं? अगर मैं इन तीनों के फंक्शन की बारे में बात करूं, फंक्शन का बारे में बात करूं, तो पहला फंक्शन ये क्या कराते हैं? फॉर्मेशन जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन करते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन करते हैं। और दूसरे फंक्शन की बात करूं, तो ये इनके जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं उनसे कुछ एंजाइम बनते हैं। एंजाइम एंड हार्मोन का फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक है, हार्मोन का फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रोटीन और लिपिड बनती हैं एसईआर और आरईआर से, उससे फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है और एंजाइम और हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं ईआर के शेप के बारे में बात करूँ, ईआर जो होती हैं, ईआर का शेप और साइज, मतलब ईआर जो होती हैं, ईआर की बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ईआर ग्रेटली वेरीज करता है बहुत अलग अलग प्रकार से। ग्रेटली इन अपीयरेंस, अपीयरेंस में सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर जैसे अलग अलग सेल हों तो अलग अलग अपीयरेंस देगा। ठीक है, सेल, बट लेकिन जो इट ऑलवेज फॉर्म करता है डिफरेंट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये हमेशा क्या करेगा? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, नेटवर्क सिस्टम बनाता है, कई नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर या नेटवर्क सिस्टम बनाता हूँ। मतलब जैसे ईआर जो होती है अलग अलग सेल में बहुत अलग अलग वेरी करती है, लेकिन जो ईआर होती है सभी सेल की ईआर में एक चीज कॉमन रहती है,
कि वो क्या करते हैं, नेटवर्क सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। अब अगर हम बात करें तो फंक्शन ऑफ ईआर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऑफ ईआर, ठीक है, फंक्शन ऑफ ईआर। पहले फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक। ईआर जो होता है, ईआर इज सर्व एज channels for transport किया, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जैसे कि प्रोटीन हो गया, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जैसे ईआर सर्व करता है चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जैसे मटेरियल में प्रोटीन हम ले लें या फिर हम ले सकते हैं लिपिड के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और या फिर साइटोप्लाज्म और मतलब वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। जैसे अगर हमें पता है ईआर में जो होते हैं राइबोसोम होता है, राइबोसोम है, और एसईआर में लिपिड का फॉर्मेशन होता है, आरईआर में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो है प्रोटीन, अभी हमने ऊपर बात किया, जो प्रोटीन बनती हैं वो अलग अलग सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स में जाएगी। तो उसी प्रकार जैसे सेल का ऑर्गेनल्स हैं वो अलग अलग रीजन साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर वो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कराती है इसी प्रकार से, ठीक है। और दूसरे फंक्शन की बात करें तो दूसरा फंक्शन क्या कहता है, ईआर आल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क providing a surface for some of biochemical activities और सेल। तो इसमें ईआर जो है फंक्शन करता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का बाय प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर द सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज। जो ईआर होता है, सिंपली ईआर जो होती है बाय प्रोवाइडिंग, इधर बाय प्रोवाइडिंग इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड ठीक मेम्ब्रेन्स किसके अंदर, विद इन सेल। जैसे ईआर जो होती हैं वो कई सारे स्ट्रक्चर मतलब कई सारे मतलब ऑर्गेनल्स को इंटरकनेक्ट करती हैं, ठीक है, इंटरकनेक्ट करती हैं। तो वही मतलब जो ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन के हैं, तो कई सारे मेम्ब्रेन्स को जब ये इंटरकनेक्ट करती हैं तो ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करती हैं, जिसके सारे कई सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं, ठीक। अब तीसरे फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो तीसरे फंक्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिए हैं। एसईआर प्ले करता है प्ले अ क्रूशियल क्रूशियल रोल ऑफ वॉल्यूम डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स इन लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो एसईआर जो है वो प्ले करता है क्रूशियल रोल, मतलब क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फॉर डिटॉक्सिफाइंग द पॉइजन और ड्रग्स का, किसके अंदर, लीवर सेल के अंदर कई सारे वर्टिब्रेट्स में, ठीक है।
अब हम अपने दूसरे टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है हमारा गोल्गी बॉडी। ठीक है, क्या नाम है? सेकेंड सेल ऑर्गेन्स का नाम है गोल्गी बॉडी कह सकते हैं उसको हम, गोल्गी एपरेटस कह सकते हैं, या फिर उसको हम गोल्गी बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे? गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडी। ठीक। जैसे कि कैमिलियो गोल्गी मतलब, हाँ, कैमिलियो गोल्गी ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट डिस्कवर्ड हम कह सकते हैं, फर्स्ट डिस्कवर्ड या डिस्क्राइब्ड बाय किसके द्वारा हुआ था? कैमिलियो गोल्गी। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? गोल्गी एपरेटस। मतलब इसका नाम गोल्गी एपरेटस इसलिए नहीं पड़ा कि मतलब जनरली इसको सोच के दे दिया। मतलब कैमिलियो गोल्गी ने इस पूरे मतलब स्ट्रक्चर को, मतलब जो ये समझ लीजिए जो ये ऑर्गेनल्स हैं, इसको देखा और इसके फंक्शन को डिस्क्राइब किया, तो उसके आधार पर इसका नाम कैमिलियो गोल्गी के नाम पर, गोल्गी एपरेटस के नाम पर पड़ा। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, अब ये होता कैसा है? जैसे इट कंसिस्ट ऑफ, it consists of system of membranous uh, is consist of system of membrane bound, ठीक है, membrane bound वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स को हमने अभी ऊपर बताया था, अभी सैक कहते हैं इसको हम। इसमें जो होता है सैक जो होता है वो फ्लैटेंड सैक होता है, ठीक है, फ्लैटेंड सैक होता है, ठीक है। अब ये वेसिकल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, ठीक है, अरेंज्ड होते हैं अप्रोक्सीमेटली, लगभग पैरेलल होते हैं, ठीक है, पैरेलली अरेंज्ड होंगे टू ईच अदर इन स्टैक, मतलब डंडे के जैसे डंडे एक गट्ठर में पैरेलली अगर अरेंज किए जाते हैं कुछ प्रकार से ये अरेंज होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड एज सिस्टर्नी। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ना, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं, ठीक है, सिस्टर्न्स कहते हैं। वैसे अगर हम आपको इमेज में दिखाना चाहें तो ये हमारा क्या है? ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब देखिए इसमें जो होता है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये हमारा ईआर है, ठीक है, ये हमारा ईआर है और ये हमारा गोल्गी बॉडी है, इसको हम वेसिकल्स कहते हैं। और ये जिस प्रकार से अरेंज होती हैं उसको हम सिस्टर कहते हैं, ठीक है। ठीक, उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले गोल्गी बॉडी की जो जो है डिस्क्राइब या खोज जो है कैमिलियो गोल्गी ने की थी। ये कंसिस्ट करता है, मतलब बना होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से, जो कि फ्लैटेंड सैक लाइक होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड जो वेसिकल्स होती हैं वो फ्लैटेंड सैक लाइक होती हैं, जो अरेंज होंगी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब अप्रोक्सीमेटली, मतलब ट्रूली पैरेलल नहीं होगी बल्कि अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर होंगी स्टैक्स के फॉर्म में। मतलब इस प्रकार से, जैसे ये हमारा, ये मान लीजिए ये बंडल है, इसको हम वेसिकल्स कह देते हैं, और ऐसे ही ये अरेंज होंगी, ऐसे ही, और ये स्टैक के फॉर्म में अरेंज होगी, और ये इंटरकनेक्टेड ना हो, इसको हम पूरे को क्या कहते हैं? सिस्टर्न कहते हैं, ठीक है, इसको हम सिस्टर्न कहते हैं। तो यही मतलब कहना चाहता है कि जो गोल्गी बॉडी होती है वो एक सिस्टम होती है,
जो बनी होती है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से। जो हमारा वेसिकल होता है वो फ्लैटेंड सैक होता है और ये सब पैरेलल टू ईच अदर अरेंज होती हैं स्टैक के फॉर्म में, और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्न कहते हैं। गोल्गी बॉडी जो होती है, गोल्गी बॉडी जो होती है, फाउंड नियर टू ईयर। जैसे ईआर जो होता है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास में पाया जाता है, उसी प्रकार से जो गोल्गी बॉडी होती है वो ईआर के पास में पाई जाती है। इसका मतलब जैसे कि गोल्गी बॉडी, ठीक है, हैव गोल्गी बॉडी हैव कनेक्शन कनेक्शन विथ द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। ठीक है, ईआर के पास पास में पाया जाता है, उसके साथ कनेक्शन भी होता है, देयरफॉर इसलिए कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट another portion of complex cellular membrane सिस्टम। ठीक है, गोल्गी बॉडी जो है ईआर के नज़दीक पाया जाता है, जिस प्रकार ईआर जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के नज़दीक पाया जाता है। तो गोल्गी बॉडी के पास कनेक्शन होता है मेम्ब्रेन ऑफ ईआर के साथ, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक एक जो मैकेनिज्म होती है कॉम्प्लेक्स सेलुलर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है, इसका एक पोर्शन जो होता है वो गोल्गी बॉडी होता है। तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेलुलर, सेल के अंदर वाला सेलुलर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ठीक ठीक है, इट इज़ अ नेटवर्क होता है। क्या है? नेटवर्क है, इट इज़ अ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड, ठीक है, इंटर कनेक्टेड ऑर्गेनल्स, ठीक है, इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनल्स विच परफॉर्म्स विच फॉर्मेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, ये क्या है? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनल्स होती हैं जो फॉर्मेशन कराती है और पैकेजिंग कराती है किसका? लिपिड और प्रोटीन का। इसमें कौन कौन सा आता है? ईआर हमारा आता है एंड गोल्गी बॉडी आता है, गोल्गी बॉडी आता है, दो ही होती हैं। तो सबसे पहले इसमें ईआर का काम क्या होता है? अगर ईआर का देखिए तो इसमें ईआर क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कराता है एंड लिपिड कराता है। जैसे कि हमने बताया प्रोटीन का फॉर्मेशन आर से होता है और लिपिड का फॉर्मेशन एस कराता है। ठीक है, ईआर का काम तो ये है। और इसमें जो गोल्गी बॉडी है, ठीक है, गोल्गी बॉडी है हमारी, ये क्या करती है? ये पैकेजिंग कराती है, पैकेजिंग कराती है और प्रोटीन एंड लिपिड की क्या कराती है? ये पैकेजिंग कराती है और उनका ट्रांसपोर्ट भी कराती है, लेकिन यही कराती है
तो कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होती है? ये एक कुछ मतलब नेटवर्क होती है इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स की, जो बेसिकली करती क्या है? फॉर्मेशन कराती है और पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन और लिपिड कराती है। इसके अंदर दो दो ऑर्गेनल्स आते हैं, एक ईआर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर एक गोल्गी बॉडी आती है। ईआर का काम बेसिकली क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और लिपिड, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। और गोल्गी बॉडी का क्या क्या काम होता है? ये पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, मतलब ये पैक करती है सिंपली जो है। जैसे न्यूक्लियस से आरएनए आया, आरएनए की कोडिंग से प्रोटीन बना, और प्रोटीन को पैक करने का काम कौन करती है? गोल्गी बॉडी करती है, और उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करती है, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे मटेरियल जो हैं, मटेरियल सिंथेसाइज्ड, जैसे मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर टू, ठीक है, नियर द ईआर जो होती है वो, जैसे मटेरियल इसमें क्या होगा? क्या बनता है? प्रोटीन बनती है एंड लिपिड बनती हैं। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड बनती हैं। इसके पास ये क्या होती हैं? नियर टू ईआर जो होती हैं इज पैक्ड, क्या होंगी? पैक्ड होंगी, पैक्ड एंड ट्रांसपोर्ट टू वेरियस टारगेट टारगेट ऑर्गेनल्स, मतलब वेरियस टारगेट मान ले, चाहे ऑर्गेनल्स हो, चाहे सेल के बाहर हो, इनसाइड सेल हो, चाहे वो टारगेट कहाँ हो? इनसाइड हो, या फिर आउटसाइड सेल के हों, आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर जो उनका टारगेट हो प्रोटीन का या फिर लिपिड का जाने का, वो वहां पर जाती हैं थ्रू गोल्गी बॉडी। किसकी मदद से? गोल्गी बॉडी की मदद से। जैसे जो मटेरियल सिंथेसाइज होती हैं ईआर के पास में, बेसिकली जो मटेरियल कौन सी सिंथेसाइज होती है ईआर के पास में, जैसे हमने पढ़ा है प्रोटीन और लिपिड होता है, तो उनके पैकेजिंग और उनके ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी। अब वो भेजेगी, मतलब जैसे पैकेजिंग करेगी गोल्गी बॉडी और उनका ट्रांसपोर्ट कराएगी। अब ट्रांसपोर्ट की जो पोजीशन, मतलब टारगेट जो है, चाहे वो सेल के अंदर हो, चाहे वो सेल के बाहर हो, तो इनका जो ट्रांसपोर्ट और पैकेज होता है वो गोल्गी बॉडी के मदद से होता है। किसका? जो मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं ईआर के पास में, बेसिकली प्रोटीन और लिपिड। जैसे अगर हम फंक्शन और पूरा फंक्शन बात करें गोल्गी बॉडी का, फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस, ठीक है, फंक्शन बात करें गोल्गी एपरेटस कह लें या फिर बॉडी कह लें, इसको गोल्गी बॉडी कह लें, बात एक ही है। तो इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? सबसे पहला ये क्या करता है? स्टोरेज करता है। किस चीज़ का? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे लिपिड और प्रोटीन होते हैं इन वेसिकल्स में। वेसिकल्स मतलब सैक में। वेसिकल अगर हम देखें सैक में करता है, और प्रोडक्ट मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली जो होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इनकी ये पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन और इनका स्टोरेज और प्रोडक्ट करता है। ठीक है, जैसे हम उसका दूसरा फंक्शन देखें तो ये ट्रांसपोर्ट भी कराता है उसी मटेरियल का, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल इनसाइड या फिर इनसाइड द सेल कराएगा, इनसाइड द सेल या फिर और आउटसाइड द सेल कराता है। ठीक है, आउटसाइड द सेल कराएगा उसी मटेरियल का। ठीक है, ये आल्सो कन्वर्ट करता है, इट आल्सो, ठीक है, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट सिंपल शुगर
ठीक है, सिंपल शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। ये कन्वर्ट करता है जैसे ठीक है, कोई शुगर अगर बनेगा तो ये जैसे नॉर्मल शुगर होता है, ये इसको जो है वो जैसे नॉर्मल लिपिड है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोलिपिड में। जैसे नॉर्मल शुगर होता है तो उसको ग्लाइको शुगर में कन्वर्ट करता है। मतलब सिंपल शुगर को ये बेसिकली आप इतना जानिए कि सिंपल शुगर को ये कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स शुगर में। इसका ये भी काम है। अगर इसका चौथे फंक्शन के बारे में देखें, इट आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम के फॉर्मेशन में होता है। लाइजोसोम बेसिकली एक वेसिकल है वेसिकल है जिसके अंदर इनसाइड मतलब जिसके अंदर क्या कहते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। सब डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है लाइसोजाइम। जो है हमारा मतलब तीसरा जो ऑर्गेनेल्स हमें पढ़ना है वो लाइसोजाइम नहीं, लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लाइसोसोम, ठीक है। लाइजी पहले आपको हम एक बार गोल्गी बॉडी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जैसे गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडी सबसे पहले डिस्क्राइब की गई थी कैमिलियो गोल्गी। मतलब जैसे कि गोल्गी एपरेटस जो है एक ऑर्गेनल है, मतलब एक स्ट्रक्चर है। इसके फंक्शन के बारे में जब कैमिलियो गोल्गी सर जब इसके फंक्शन के बारे में पढ़े और इसको डिस्क्राइब किया गया, तब उस स्ट्रक्चर का नाम बेसिकली गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस कह दिया गया, ठीक है। ये कंसिस्ट होती है कई सारे मेम्ब्रेनस बाउंड वेसिकल से। इसके जो वेसिकल्स होते हैं वो फ्लैटेंड सैक होते हैं, फ्लैट सैक, जैसा हमने यहाँ पर बताया कि ये फ्लैट सैक होते हैं वेसिकल। और ये नियरली या अप्रोक्सीमेटली ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। इन पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जो पैरेलली अरेंज होते हैं उसको हम सिस्टर्न कहते हैं, ठीक है। गोल्गी बॉडी जो है वो पाई जाती है नियर टू ईआर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गोल्गी बॉडी होती है उसका कनेक्शन होता है ईआर के साथ, और ईआर की जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, ईआर के साथ कनेक्शन होता है और वो दोनों मिलके ईआर और गोल्गी बॉडी मिलके एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती हैं। अब बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है? कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनल्स का, जो मिल के क्या काम कराती हैं, फॉर्मेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड का काम कराती हैं। इसके अंदर दो ऑर्गेनल्स आते हैं, जैसे ईआर और बेसिकली गोल्गी बॉडी आती हैं। ईआर का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, और गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, पैकेजिंग कराती हैं, उसका मॉडिफिकेशन और उसका ट्रांसपोर्ट कराती हैं, लिपिड और प्रोटीन का। जैसे मटेरियल जो सिंथेसाइज होते हैं ईआर के बगल में, प्रोटीन एंड लिपिड, इसका पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट कराती हैं वेरियस टारगेट्स। जैसे कुछ ऑर्गेनल, अलग अलग ऑर्गेनल्स के पास सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर। ये किसका काम होता है? गोल्गी बॉडी का काम होता है। अगर हम उसी प्रकार से जितना हमने गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ा उसके हिसाब से इसका फंक्शन देखें, तो सबसे पहले फंक्शन है ये स्टोरेज कराती है, मॉडिफिकेशन कराती है, पैकेजिंग कराती है मटेरियल्स का। किसके अंदर? वेसिकल्स के अंदर। जैसा हमने बताया वेसिकल्स क्या होता है, सैक होता है। मतलब अगर हम देखें वेसिकल्स जो होता है सैक होता है। मान लीजिए ये है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स भर दिए गए तो ये वेसिकल्स हो गया, ठीक है, ये वेसिकल्स हो गया, और ये हमारा कुछ है मटेरियल हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, मटेरियल हो गया। तो इसका जो है प्रोडक्ट बेसिकली जो ईआर से बनते हैं, जैसे लिपिड और प्रोटीन हो गए, इनके पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और स्टोरेज जो कराती है हमारी गोल्गी बॉडी कराती है। ये इसी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी कराती है, चाहे इनसाइड द सेल चाहे आउटसाइड द सेल। ये आल्सो कन्वर्ट करती है सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में, ठीक है। इसका एक और काम होता है, ये इन्वॉल्व होती है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कुछ है नहीं, एंजाइम है। जैसे एंजाइम मटेरियल हो गया और उसको हम वेसिकल के फॉर्म में पैक कर दें, तो ये काम करती है गोल्गी बॉडी, और वो क्या होता है, उसी को लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। जब जो डाइजेस्टिव एंजाइम को अगर गोल्गी बॉडी पैक कर देगी
वेसिकल मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर में उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। तो फिर हम अगली टॉपिक हमारी जो है, अगला टॉपिक या अगला सेल ऑर्गेनल कह लें, लाइसोसोम है। अब हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, जो है लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन कराता है, गोल्गी बॉडी कराता है। इसका मतलब ये बनता किस में है, गोल्गी बॉडी में बनता है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय गोल्गी एपरेटस, ठीक है। अब ये क्या होता है, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड सैक filled with डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये सैक होता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, ठीक है। और द एंजाइम, ये एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम आर मेड बाई आर से बने होते हैं, एंड पैक्ड PACKED पैक्ड इनसाइड वेसिकल्स, ठीक है, बाई गोल्गी बॉडी। मतलब जो एंजाइम होते हैं, जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं, वो बनते RER से हैं, फॉर्म्ड बाय RER और पैक्ड बाय, ठीक है, मेड बाय RER और पैक्ड किए जाते हैं इनसाइड वेसिकल्स बाय गोल्गी बॉडी। अब जैसा मैंने कई बार आपको बताया, वेसिकल मतलब जनरली हम सैक ही कह ले इसको, कहीं फ्लैटेंड होगा, कहीं ओवल होगा, कहीं राउंड होगा, कुछ भी हो सकता है, तो वेसिकल मतलब सैक ही समझिए। तो एंजाइम जो होता है लाइसोसोम का बनाया जाता है RER के द्वारा और पैक किया जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी के द्वारा, ठीक है। इट आल्सो एक्ट एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। अब लाइसोसोम को हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज कह लें ये क्लीन करता है, इट क्लीन, ठीक है, इट क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग, ठीक है, डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल और एज वेल एज डेड सेल मतलब डेड सेल कह लीजिए, मरा हुआ सेल, मतलब एज वेल एज कह ले हम डेड सेल कह ले, या फिर इसको हम वॉर्न आउट कह ले, वॉर्न आउट सेल कह ले, या फिर बिना काम के सेल को ये डाइजेस्ट करता है। तो हम इसको लाइसोसोम को सेल डिस्पोजल वेस्ट सिस्टम क्यों कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहते हैं, सेल के अंदर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्लीन करता है, बेसिकली सेल को क्लीन करेगा, डाइजेस्ट करता है फॉरेन मटेरियल जो सेल के अंदर आएगा जिसका कोई काम नहीं हो या फिर हार्मफुल हो, उनको डाइजेस्ट करता है। या फिर कोई सेल मरा हुआ हो या फिर वॉर्न आउट मतलब बिना काम का कोई सेल हो, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। जैसे अगर हम फॉरेन मटेरियल्स के बारे में बात करें, फॉरेन मटेरियल्स के बारे में बात करें तो फॉरेन मटेरियल जैसे सच एज क्या हो सकते हैं, फूड हो गया, मतलब हम जो खाते हैं वो भी फॉरेन मटेरियल हैं, कोई बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया वो भी है, एज वेल एज कोई बाहरी सेल ऑर्गेनल्स आ गया, ठीक है। तो इनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ये क्या करता है, बेसिकली इट ब्रेक कर देता है, ब्रेक करेगा, इट ब्रेक्स इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लीजिए एक सुक्रोज है, मतलब सेलुलोज है, सेलुलोज ग्लूकोज का चेन होता है, तो ये ब्रेक कर देगा सेलुलोज को, इसमें ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा, ये बेसिकली यही करता है। तो ये ब्रेक करेगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटू सिंपल सिंपल ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है।
ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है। अब लाइजोजोम जो है कंटेन करता है, कंटेन पावरफुल पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होती है इसमें, डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज कैपेबल, ठीक है, विच इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन सभी ऑर्गेनिक मैटर को, ये ब्रेक कर सकता है मटेरियल को। ठीक है, लाइजोजाइम जो है कंटेन करती है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल। लाइजोजाइम के पास इतना पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो सभी प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर सकता है, मतलब सिर्फ जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक कर देगा सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। लाइजोम जूम, ठीक है, इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ठीक है, इज आल्सो कॉल्ड एज शूज, ठीक है, सुसाइडल बैग, ठीक है, सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, हाँ ठीक है। इसको सुसाइडल बैग क्यों कहेंगे, बिकॉज अगर हम देखें, बिकॉज अगर सेल, मान लीजिए आपका सेल जो है अगर उसके अंदर लाइसोसोम है, व्हेन सेल डैमेज, अगर सेल आपका डैमेज हो जाए, ठीक है, डैमेज हो जाए और लाइसोसोम जो है वो फट जाए, ठीक है, लाइसोसोम ब्रस्ट कर जाए, ठीक है, ब्रस्ट कर जाए, तब जो उसके एंजाइम होंगे, ठीक है, तो उसके एंजाइम होंगे वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट कर सकते हैं आप खुद के सेल को, ठीक है, देयर ओन सेल, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम कंटेन करती हैं, लाइसोसोम कौन सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, अगर मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर लाइसोसोम है और मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपका सेल जो है डैमेज हो जाए, जिसके कारण से जो लाइसोसोम है उसका वेसिकल फट जाए और उसके डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर रिलीज हो जाए, तो लाइसोसोम की जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो पावरफुल होते हैं, ठीक है, वो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो क्या करेंगे, वो खुद के सेल को जो है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है, तो जैसा लाइसोसोम के बारे में एक बार फिर से देखें, तो हमने बताया कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी एपरेटस के द्वारा होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है और एंजाइम जो होती हैं वो आरईआर के द्वारा बनती हैं और पैक किए जाते हैं सैक के अंदर गोल्गी बॉडी के द्वारा। ठीक है, इसको हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहते हैं, इसका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इसलिए कहते हैं, ये क्लीन करता है फॉरेन मटेरियल को और एज वेल एज मरे हुए सेल को। फॉरेन मटेरियल जैसे फूड हो गया या बाहर से कोई बैक्टीरिया आ जाए या फिर बाहर से कोई सेल ऑर्गेनल्स आ जाए, उसको हम फॉरेन मटेरियल कहते हैं। ये ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स, बाहर से जैसे सेल ऑर्गेनल्स मतलब दूसरे सेल का कि सेल ऑर्गेनल्स आ जाए। अब ये क्या करता है, इसके डाइजेस्टिव एंजाइम इतने पावरफुल होते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक करेंगे। अब ये ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसको हम सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं, अगर आपका सेल मान लीजिए डैमेज हो जाए और किसी कारणवश डैमेज हो जाए और लाइसोसोम फर्स्ट फट जाए, तब उसके एंजाइम जो है डाइजेस्ट कर देते हैं खुद के सेल को, मतलब ओन सेल मतलब खुद के सेल को वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। अब वो खुद के सेल को डाइजेस्ट करेगा तो सेल को मार देगा, जिसके कारण इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसा हमने आपको बताया कि इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा दिखा दें। जैसे हम प्लांट, मान लीजिए यहाँ पर प्लांट के बारे में बात करें,
ठीक है। अब देखिए प्लांट में अगर हम आपको दिखाएं प्लांट में कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, मान लीजिए अब ये हमारा ये क्या है पूरा पूरा न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस के अंदर दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर एक इनर। ठीक है। अब हमने जैसे बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं इसके ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। इसीलिए ये रफ इंडोप्लाज्मिक है। अब ये जो है हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है। अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर तो ये जो होता है राइबोसोम, अरे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सारे के सारे न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं। और कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो आउटर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियस से अटैच होते हैं। और उसी प्रकार जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है या गोल्गी बॉडी है हमारा ईयर के पास में पाई जाती है। ठीक है। अब इसमें लाइसोसोम के बारे में दिखाया गया है। अब ये हमारा लाइसोसोम है जो कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। हमने इतने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आज पढ़ा। उसी प्रकार अगर हम एनिमल सेल को मान लीजिए देखते हैं तो सेम स्ट्रक्चर एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, कहा गया सेल वॉल। ठीक है। सेल वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल होता नहीं है, सीधे सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक। और उसी प्रकार जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा राइबोसोम दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंपल सिंपल प्लेन दिख रहा है, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम दिया हुआ है। और रफ इंडोप्लाज्मिक हमारा किनारे है और इसमें भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस के पास में है और जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार हमारा जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो भी क्या कहते हैं, ये देखिए गोल्गी अपरेटस है जो कि इंडोप्लाज्मिक के पास में पाया जाता है और लाइसोसोम भी हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे और इसकी नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।